हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स इसके बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स में हम लोग सैलरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। असेसमेंट ईयर 2022-23 है। सैलरी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सैलरी में जो है इनकम फ्रॉम सैलरी में हम लोगों ने बेसिक सैलरी पढ़ लिया है, बोनस भी पढ़ लिया, कमीशन ऑन सेल, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, ये सब पढ़ चुका है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंट्रीब्यूशन इन फंड। कंट्रीब्यूशन जो है फंड में एम्प्लायर करता है और एम्प्लॉय भी करता है, तो दोनों के द्वारा कितना करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जितना भी हो सकता है इसका पूरा हिस्ट्री हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन सच फंड्स, इन फंड्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है हम लोगों को, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक कंपनी है, उसमें कोई भी एम्प्लॉय है तो उसका जो है पीएफ वगैरह कटता है ना। तो आप लोग जानते होंगे पीएफ कटता है, और भी कई प्रकार के फंड होते हैं, उन सब में कटता है। तो एम्प्लॉयर का भी पैसा कटता है, एम्प्लॉय का भी पैसा कटता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन इन फंड, फंड जो होता है, कंट्रीब्यूशन इन फंड कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर, और इंटरेस्ट ऑन फंड, फंड पर पैसा मिलता है, और लास्ट में क्या होता है, लमसम अमाउंट भी क्या होता है, रिसीव्ड होता है। और ये जो होता है फंड मूलतः एक कंपनी में या फिर जो कंपनियां होती हैं उनमें प्रोविडेंट फंड होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यही सब बेसिकली कंपनियों में या फिर जो जॉब होते हैं गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट, इन सब में यही सब होता है। मतलब कि मूलतः यही तीन पीएफ करते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा, या तो फिर ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा, या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा। अब आइए देख लेते हैं एम्प्लॉय अगर अपने सैलरी का कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने सैलरी का, तो उसका जो सैलरी होता है वो एक बार क्या होता है, टैक्सेबल हो जाता है। हाँ, टैक्सेबल हो जाता है। तो जो उसने कंट्रीब्यूट किया है तो अपने सैलरी का ही पार्ट है ना, उसने कंट्रीब्यूट किया, तो इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन अगर वो प्रोविडेंट फंड में करता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर उसने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय ने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किया है तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगा। हाँ, अगर एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉयर जो है उसके सैलरी का नहीं करता, वो अपने तरफ से जो है कंट्रीब्यूट करता है, तो अपने तरफ से जितना वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो वो अमाउंट जो है टैक्सेबल नहीं होगा, मतलब टैक्स फ्री होगा, ठीक है। और अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा तो उसका जो है उसके सैलरी, मतलब कि जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। और इसमें अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ये टैक्स फ्री होगा। उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन फंड, इंटरेस्ट ऑन फंड में अगर ये प्रोविडेंट फंड वाला है तो ये टैक्स फ्री होगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो ये टैक्सेबल होगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो ये भी टैक्स फ्री होगा। और जो लमसम अमाउंट रिसीव्ड होता है वो अगर प्रोविडेंट फंड से होता है तो वो जो है टैक्स फ्री होगा। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर रिसीव होता है फिर तब भी फ्री होगा। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड से जो है मिलता है तो टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये नहीं जानते होंगे कि एक एम्प्लॉयर कितना प्रतिशत उसके सैलरी का कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो इन सब के बारे में आइए हम लोग देखते हैं कितना कर सकता है। अगर ऐसे ही हुआ तो कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो लोग अपना जो है सैलरी का लगभग आधा पार्ट या फिर आधा से ज़्यादा को कंट्रीब्यूट करवा देंगे एम्प्लॉयर से, जिससे कि टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। इन सब से बचने के लिए तो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल ला दिया है। इसको आइए देखते हैं कौन सा रूल है। जो नोट फर्स्ट है इसमें क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू आरपीएफ ओवर 12% ऑफ सैलरी विल बी टैक्सेबल। देखिए,
कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा अगर आरपीएफ में 12% ओवर है ना, 12% मतलब कि 12% से ज़्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, कौन, ये इसमें ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो जितना 12% से जितना होगा, अगर मान लीजिए 13% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 1% आपका टैक्सेबल होगा, 12% तक जो है आपका टैक्स फ्री होगा। और नोट जो है सेकंड देख लीजिए, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी मतलब कि प्रोविडेंट फंड का जो है अगर इंटरेस्ट मिलता है आपको, वही बोल रहा है ना, एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लोअर 9.5% विल बी टैक्सेबल ऑफ डिपॉजिट, मतलब कि आपके डिपॉजिट का जो है इंटरेस्ट अगर मिल रहा है आपको तो कम से कम जो है 9.5% तक ही वो टैक्स फ्री होगा। अगर उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिला तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपके डिपॉजिट का 12%, अगर 12% मिल रहा है आपको तो टैक्स फ्री कितना है 9.5% तक ही, तो इससे ओवर 2.5% आपका जो है वो टैक्सेबल होगा, इंटरेस्ट वाला ये अमाउंट जो होगा ये टैक्सेबल होगा। नोट 3, आइए इसमें देखते हैं, इन कंडीशन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शेयर ऑफ एम्प्लॉयर विल बी टैक्सेबल। हाँ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है इसमें अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, किसका, एम्प्लॉयर का अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसको हमने इसमें बताया भी है, देखिए अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये लमसम अमाउंट के लिए हमने यहाँ पे देख लीजिए ना, टिक लगाया ये वाला, तो टैक्सेबल होगा। टैक्स फ्री इसमें क्यों दिखाया गया है, क्योंकि एम्प्लॉय वाला जो होगा वो टैक्स फ्री होगा और जो एम्प्लॉयर वाला होगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। आइए इन सबको हम लोग एक उदाहरण से देख लेते हैं। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एनुअल एसेंशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग बाय एसईसी द्वारा जो है ये इंफॉर्मेशन कुछ दिया गया है, वो प्रोवाइड किया गया है, उसको आइए देख लेते हैं। पहले पॉइंट में दिया गया है पे ₹14,000 पर मंथ, ठीक है, 40,000 रुपये पर मंथ जो है पे कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है कमीशन रिसीव्ड बाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाई हिम ₹1,36,000, कमीशन रिसीव हो रहा है 1,36,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 13% ऑफ सैलरी, हमने बताया ना 12% तक केवल टैक्स फ्री है, अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है। चौथा वाला पॉइंट है इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर टू आरपीएफ, बैलेंस कितना है 12%, 64,000, ये भी इंटरेस्ट का मैंने बताया था ना 9.5%, लेकिन इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12%, तो इसमें फ्री कितना होगा 9.5% तक ही फ्री होगा, इससे ज़्यादा जितना भी अमाउंट होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है सैलरी हमने जो है इसमें बताया नहीं आपको, देख लीजिए यहाँ पर जो है सैलरी बराबर क्या होता है, सैलरी बराबर जो होता है ये देख लीजिए आप लोग, सैलरी प्लस डीए मतलब कि पार्ट ऑफ सैलरी जो होगा वही डीए यहाँ पर जुड़ेगा, अगर पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है तो वो डीए नहीं जुड़ेगा। मतलब सैलरी बराबर सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन सेल, शॉर्ट फॉर्म में है सीएस, कमीशन ऑन सेल। अगर क्वेश्चन में कमीशन ऑन सेल दिया है, डीए दिया है, बेसिक सैलरी दिया है, तो इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, तब जाके हम लोगों का ये सैलरी, इस जगह पे ये सैलरी मान्य होगा। हर जगह पर हम लोगों का सैलरी अलग अलग होता है, उसका अलग अलग रूल होता है। कहीं कहीं जो है कि डीए केवल डीए ही ऐड होगा, और कहीं कहीं पर भी अलाउंसेस परक्विजिट, अभी ये सब हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इन सबको देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये डीए, ये वाला डीए पार्ट ऑफ सैलरी होगा, वही ऐड होगा, ठीक है। आइए सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रीशन, ठीक है। इसमें दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 13% ऑफ सैलरी,
और यहाँ पर सैलरी बराबर क्या क्या है इसमें 13% ऑफ। हाँ देखिए ये जो है 40,000 पर मंथ। अब ये पर मंथ है ना, हम लोगों को पूरा 1 साल का सैलरी निकालना पड़ेगा ना बेसिक पे। तो इसमें हम लोग 12 से गुणा करेंगे, तो 12 चौक 48 मतलब कि 4,80,000, 4,80,000 रुपये ये हुआ। और कमीशन हमने सैलरी बराबर क्या क्या बताया, सैलरी प्लस डीए पार्ट ऑफ सैलरी, ओनली पार्ट ऑफ सैलरी, उसके बाद प्लस कमीशन ऑन सेल। तो इसमें कमीशन ऑन सेल दिया हुआ है 1,36,000 रुपये। तो इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे, 4,80,000 प्लस 1,36,000 दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा हम लोगों का 6,16,000। 6,16,000 का 30% निकालेंगे अगर हम लोग तो आएगा 80,080 रुपीज़, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन का क्या जो हमने रूल बताया आप लोगों को, क्या बताया है इसमें कि ओवर 12%, ओवर 12% जो हमने बताया, केवल 12% तक ही आपका टैक्स फ्री है। ओवर 12% विल बी टैक्सेबल होगा। सैलरी का जो है अगर 12% से ओवर होता है तो वो टैक्सेबल होगा। तो इसमें क्या हुआ, 30% है ना, तो अब इसका 13% कितना आया, 80,080 रुपीज़। तो हम लोग सैलरी का क्या है 12% निकालेंगे। तो 12% जब निकालेंगे, 12% ऑफ सैलरी बीइंग एग्जम्प्टेड, तो 6,16,000 का 12% अगर जब निकालेंगे तो आएगा हम लोगों का 73,920, ठीक है। और इसको लेस कर देंगे तो हमारा वो 1% वाला अमाउंट आ जाएगा। या तो फिर हम लोग डायरेक्ट सैलरी का 6,16,000 का 1% निकाल के डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें तो 1% वही आएगा 6,160, ठीक है। ये हमारा ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल अमाउंट इधर साइड में रहेगा, जो इसमें टैक्सेबल होगा ये इधर नीचे पूरा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाँ इसमें लिखा है ना टैक्सेबल पोर्शन, ये इतना आएगा। टैक्सेबल पोर्शन आपका 6,160 होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट वाली बात आती है। इंटरेस्ट में हमने बताया है ना यहाँ पे कितना 9.5% ये बताया है, 9.5%। अगर इससे जो है ऊपर जाएगा तो वो भी टैक्सेबल होगा। तो देखिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ बैलेंस एट द रेट 12%, मतलब 12% जो है ये मतलब कि इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा रहा है आरपीएफ का। तो कितना अमाउंट भी दिया है शायद क्वेश्चन में, 64,000 रुपीज़ ये दिया हुआ है, 64,000। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया 64,000, लेस करेंगे एग्जम्प्ट अप टू 9.5%, मतलब कि 9.5% तक हम लोगों का क्या टैक्स फ्री है। अगर हम लोगों का 12% जो है 64,000 है तो 9.5% का कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 50,667 आएगा। लेस करने पर जो अमाउंट आएगा टैक्सेबल पोर्शन कितना होगा 13,333। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 19,493 आएगा। ये हम लोगों का क्या आएगा टैक्सेबल पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रीशन, ठीक है। देखिए इसमें नोट भी लगाया, सैलरी फॉर द अबव पर्पज इज पे प्लस कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय हिम, मतलब इसमें जो है बेसिक सैलरी और ये कमीशन दोनों को ऐड करके वो सैलरी मान रहा है, ठीक है। इसको तो हमने पहले ऊपर ही बताया। तो इस तरीके से हम लोगों का ये वाला पॉइंट था कंट्रीब्यूशन इन फंड और ये इंटरेस्ट ऑन सच फंड। देखिए हमने इसमें लिखा है ना ओवर 12% और फुल्ली टैक्स फ्री होगा। टैक्स फ्री ही था लगभग एम्प्लॉय का, क्योंकि अपने सैलरी का पेमेंट कर रहा था। और इंटरेस्ट ऑन सच फंड इसमें भी लिखा है 9.5%। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, लीव इनकैशमेंट। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।